हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही थी। उसी सब सीरीज की दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज है, जिसमें ऑलरेडी हमारे डे 6 तक के इंपॉर्टेंट आर्टिकल या कहें मई 2020 माह से लेकर अक्टूबर 2020 माह के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया था। आज ये हमारा नवंबर 2020 माह का करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। ऑलरेडी हमारा इसमें पार्ट 1 आ चुका है। उम्मीद है कि आपने उस पार्ट 1 को देखा होगा, उसकी क्लास को सुना होगा और उसकी पीडीएफ को नोट डाउन किया होगा। तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम अपने पार्ट 2 को कवर करते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज का डे 7 है। अपने इस डे 7 में आज हम नवंबर माह के 2020 के पार्ट 2 को कवर करेंगे। इसके बाद हमारा केवल एक लास्ट पार्ट और आएगा, पार्ट 3, और फिर हमारा पूरा नवंबर माह का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। तो बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है इंडिया मोबाइल कांग्रेस के बारे में। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको इसे याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जो हमारा आर्टिकल आता है वो है यहाँ पे सतत भारत को लेके या कहें सनातन भारत को लेके। इसका पर्पस है 6 लाख गांवों में इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराना। आपसे सिंपल सा लाइन पे यही क्वेश्चन पूछेगा कि सतत भारत जो प्रोग्राम है उसका क्या पर्पस है, तो आप बता देना कि 6 लाख जो गाँव हैं उनमें इंटरनेट की सुविधा को प्रोवाइड कराना। ठीक है। दूसरा आता है समग्र भारत और सक्षम भारत, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशंस को प्रमोट करना, मतलब रोजगार के नए नए कार्य प्रणालियों को उत्पन्न करना। इससे रिलेटेड ये बात है, ये आपसे नहीं पूछेगा, आपको ये वाला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे, ये तो आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, कोआई क्या है, सेल्यूलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये आपसे नहीं पूछेगा, आपको इसे याद नहीं रखना है। नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन पॉलिसी, आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन पॉलिसी को लेके ये तो समझ में आ रहा है कि एग्रीकल्चर की फील्ड से है और हायर एजुकेशन में एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात से है, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। 50% इसमें जो पैसा है वर्ल्ड बैंक दे रही है और 50% भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट दे रही है। इसका पर्पस क्या है कि भारत में जो कई तरह के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको सपोर्ट करना, ताकि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर पढ़ाई के वगैरह कर रहे हैं उनको और अच्छी क्वालिटी की। सिंपल सी बात है कि जो अभी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बिल्डअप नहीं है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और फॉरेस्ट्री के फील्ड में नए नए इक्विपमेंट्स लाना, नए नए कोर्सेज को लॉन्च करना, ये आप पढ़ के ही आसानी से समझ जाओगे। चाहो तो लिखो, नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो आपको ये पढ़ने की नहीं ज़रूरत है, मत पढ़िए। ठीक है। अगला आता है पोलावरम प्रोजेक्ट। आपको पता है इससे पहले मैंने आपको एक प्रोजेक्ट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो सेम टू सेम वही है पोलावरम प्रोजेक्ट। आंध्र प्रदेश में गोदावरी रिवर पे बनाया जा रहा है। कई सारे पर्पस हैं, आपको ये नहीं याद रखना है। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी क्या है, इस पे क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछता रहता है, वो आपको बस पता होनी चाहिए। तो जैसे प्रवरा है, पूर्णा है, मंजरा है, पेनगंगा है, वर्धा है, वेनगंगा है, प्राणहिता है, इंद्रावती, मनेरू और सबरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन लिस्ट को आप फिर से लिख लीजिए। अगर वहाँ पे लिख लिया था तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिए। ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। जब हम एंसेंट इंडिया पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आपको बता देंगे कि कौन कौन सी नव पाषाणकालीन साइट्स हैं, कौन सी पुरा पाषाणकालीन साइट्स हैं, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। फिर भी आप लिख लो कि मेहरगढ़ हो, ठीक है, चाहे बुर्ज होम हो या चिरांद हो या उतनूर हो या गुफकराल हो, ये सब की सब नव पाषाणकालीन साइट हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अभी हाल ही में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन क्या पूछा था, आपको पता होगा कि यूपीएससी ने क्वेश्चन ये पूछा था कि निम्न में से कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है। ठीक है। उसमें सोहगौरा का नाम आया था, समझ गए। चलिए अगला आर्टिकल है यहाँ पे सैफरॉन। सैफरॉन का मतलब होता है केसर, वही केसर जो आपने मिठाई के ऊपर देखा होगा लाल लाल कलर का पड़ा होता है। हालांकि वो केसर नहीं होता है, वो यही जो गत्ते होते हैं ना, कार्टून वगैरह, इन्हीं को बारीक से काटा जाता है, या लकड़ी जो होती है खाने योग्य उसको बारीक से काट के उसको कलर कर दिया जाता है तो केसर बन जाता है। और वही जो आपको हरा हरा उसमें पिस्ता दिखता है, वो पिस्ता नहीं होता, वो मूंगफली के दाने होते हैं। उन्हीं को कलर करके बारीकी से काटा जाता है ब्लेड से, तो जिस कारण वो आपको पिस्ता ही लगता है। ठीक है। तो अब आप अच्छे से समझ जाओगे, मिठाई की दुकान में बहुत अच्छा ड्रामा किया जाता है। ठीक है। और सैफरॉन जो ओरिजिनल होता है वास्तव में फूल के अंदर, जैसे आप लोगों ने
कई बार कई सारे फूल देखे होंगे, जैसे आपने गुलाब का फूल देखा होगा, तो गुलाब के फूल के अंदर जहाँ बीज होता है ना, वहाँ पे पतले पतले से रेसे निकले होते हैं। तो ऐसा ही इसका भी फूल होता है पिंक कलर का, तो उसमें ऐसे रेसे निकले होते हैं। उनमें से 6 रेसे होते हैं, जिनमें 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और 3 उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। जो 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो सऊदी अरब में एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं, और जो 3 बचे हुए होते हैं वो इंडिया में रहते हैं। सबसे बेहतरीन होता है जो सऊदी अरब में भेजा जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग महंगा खाते हैं, महंगा वो करते हैं, ठीक है। तो ये सैफरॉन होता है, करेबा क्षेत्र में उगाया जाता है। लच्छा, मोगरा, गुच्छी आदि ये सैफरॉन के टाइप हैं। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा लच्छा, मोगरा, गुच्छी क्या है? ये रेशम की प्रजातियां हैं, ये नई पादप प्रजातियां हैं, या ये एक तरीके के आप सैफरॉन या कहें कि केसर की प्रजातियां हैं? तो आप बता देना साहब ये केसर की प्रजातियां हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। CCI कई बार हमने पढ़ाया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एक स्टेचुरी बॉडी है, 2002 के एक्ट के तहत गठित हुई थी, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। एक चेयरपर्सन होते हैं, 6 मेंबर इसमें अपॉइंट किए जाते हैं, यानी कि PM इसके चेयरपर्सन नहीं होते, ठीक है। SCO को मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था, कई बार पढ़ाया, फिर भी आप देख लो। एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 2001 में गठित हुआ था 6 देशों के द्वारा, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे कौन सा देश शामिल नहीं है आपने देखा होगा, बताइए कौन सा देश नहीं? कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ठीक है, और यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान देश शामिल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। तुर्कमेनिस्तान अधिकांश देशों में शामिल नहीं होता। अच्छा, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या होगी बता सकते हो? अशगावत, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 2017 में भारत और पाक को शामिल किया गया था, क्या नाम था उस समिट का? उस समिट का नाम था अस्ताना समिट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अस्ताना समिट किससे संबंधित है? तो SCO से संबंधित है। संघाई पैक्ट का संबंध किससे है? SCO से संबंधित है, ठीक है। 4 कंट्री इसके ऑब्जर्वर स्टेटस है, मतलब अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ऑब्जर्वर का मतलब ये परमानेंट मेंबर नहीं है, अर्थात टोटल मेंबर कितने हैं? 8। 6 तो ये हो गए, 2 भारत और पाकिस्तान हो गए। इसी में एक रैट मैकेनिज्म है, वो आतंकवादी गतिविधियों से लड़ने के लिए बनाया गया है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में। मतलब यहाँ पे ध्यान देना, SCO नाम तो है लेकिन हेडक्वार्टर बीजिंग में है, मतलब संघाई में हेडक्वार्टर नहीं है, और इसी में आपको क्वेश्चन घुमा देगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। वर्ष में कब मिलते हैं, कब नहीं मिलते हैं, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। रैट्स मैकेनिज्म पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर किससे संबंधित है? ब्रिक्स से, BBIN से, बिम्स्टेक से, आसियान से या SCO से? 5 तो नहीं आएंगे, 4 ही ऑप्शन होंगे, ठीक है। ताशकंद उज्बेकिस्तान में इसका हेडक्वार्टर है, मतलब उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। अगर आप ये लिख चुके हो तो ज़्यादा ऐड मत किया करो, बार बार वही चीज़ें आपको फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 30 मीटर टेलीस्कोप आपको नहीं याद रखना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आर्मेनिया, अजरबैजान पीस डील, दोनों में संघर्ष चल रहा है, किस चीज़ को लेके? काराबेक रीजन को लेके, है ना। तो ये तो आपको पता है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। पर्पल फ्रॉग आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको यहाँ पे याद ही नहीं रखना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंपॉर्टेंट है। मक्का सऊदी अरब में इनका बर्थडे हुआ था। अब्दुल कलाम का मतलब ही होता है लॉर्ड ऑफ डायलॉजियस, ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेगा। भारत पाकिस्तान का इन्होंने विभाजन का विरोध किया था। असहयोग आंदोलन का इन्होंने सपोर्ट किया था। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कुरान दी थी। खूबर ए खातिर दरसा ए वफा, इंडिया विंस फ्रीडम आदि इन्होंने बुक लिखी थी। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन कैसे पूछेगा अभी हम बताते हैं, ठीक है, अगर पूछेगा तो। वैसे मुश्किल है। आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे और भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। आपसे क्वेश्चन देगा कि आज स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने खूबर ए खातिर दर्शक एक खफा नाम की पुस्तक लिखी थी। इन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था, किंतु भारत पाकिस्तान विभाजन या कहें बंटवारे का विरोध किया था, ठीक है। साथ ही ये कांग्रेस के काफी लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन? नंबर 1 JB कृपलानी, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नंबर 4 यहाँ नंबर 3 ये हो गया, यहाँ पे भी 4 दे देगा आपको, किसका नाम दे देगा? खान अब्दुल गफ्फार खां का, ठीक है। तो अब बता देना साहब कि नहीं मौलाना अबुल कलाम, हालांकि बता तो वैसे भी दोगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को लेके। हो सकता है आपको ये भी दे दे कि शिमला समझौते के दौरान ये मतलब कांग्रेस के प्रमुख प्रतिनिधि थे, है ना, तो कुछ भी दे सकता है, वो तो हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया ही है।
पोपाल अंगूर आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा पोपाल अंगूर क्या होता है, ठीक है। ऑपरेशन थंडर आपसे नहीं पूछेगा कि ऑपरेशन थंडर क्या होता है। रेड चंदन लकड़ी को पकड़ा गया, मैंने आपको कल भी बताया था कि रेड चंदन जो लकड़ी होती है, मतलब लाल चंदन जिसको बोलते हैं रेड सैंडल, ठीक है, उसका उपयोग किस लिए होता है? उसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है कि उत्तेजक वर्धक दवाएं बनाने के लिए, ठीक है। बाकी आपको इससे ज़्यादा बार बार वही चीज़ें बताना अच्छा नहीं लगता है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन आपसे नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंटरपोल ऑलरेडी मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, ठीक है। इंटरपोल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, लियोन फ्रांस, वही होता है ना, बार बार आर्टिकल आते हैं तो वो हमको नहीं पढ़ना होता है। ओटीटी क्या होता है? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म इसका नाम है। इन्हें रेगुलेट करने की बात हो रही, मतलब अभी इन्हें रेगुलेट नहीं किया जाता था, अब इनको रेगुलेट करने की बात की जा रही, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो। इसीलिए देखना आप इसमें गंदे गंदी चीज़ें खूब दिखाते हैं, है ना। और आजकल पढ़ाई वाले अगर बच्चों को छोड़ दिया जाए तो 90% जो फालतू के लोग टेलीग्राम डाउनलोड किए बैठे हैं ना, वो सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, गंदी गंदी पिक्चरें और गंदे गंदे गाने, मूवी, है ना, इन सब चीज़ों के लिए। अभी तक मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता था, अब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। आपसे क्वेश्चन नहीं ही पूछेगा तो आपको याद नहीं रखना है। प्रिंट मीडिया किसके अंतर्गत आता है? प्रिंट मीडिया आता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत। आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, ये आपको नहीं याद रखना है। टेलीविजन न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, उसके अंतर्गत, एनबीएस के अंतर्गत, ठीक है, या एनबीए के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इन्हें नहीं याद रखना है। फिल्में किसके अंतर्गत आती हैं? सीबीएफसी। आपने देखा होगा ना, एक प्रमाण पत्र मिलता है, ये यूए फिल्म है ना, बी फिल्म है, सी फिल्म है, ऐसे आते हैं उसमें ग्रेड को लेके। तो वही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। आपसे नहीं पूछेगा। एडवर्टाइजमेंट ये कुछ नहीं पूछेगा, चर्चा में था तो इसलिए लिख दिया गया था। स्पेस एक्स और नासा ने एक क्रू मिशन भेजा है, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। स्कीम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू पीपी इन इंफ्रास्ट्रक्चर केयर बीजीएफ, आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे नहीं याद रखना है। सरना धर्म प्रकृति के प्रकृति पर विश्वास करता है, मतलब नेचर के बिलीव पे आधारित होता है, झारखंड का प्रमुख रिलीजन है, ठीक है। तो आप बस यही याद रखना कि हाँ झारखंड से संबंधित है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा तो नहीं, लेकिन पढ़ लीजिए, लिख भी लीजिएगा कि उद्देश्य डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करना, मतलब उसको बढ़ावा देना। सरकार इंसेंटिव देगी, इंपोर्ट्स को कम करेगी। 10 और सेक्टर में बढ़ाया गया, मतलब पहले था अब उसे और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। मत ही पढ़ो, बेकार है, खाम खा लिखोगे। आपको सर पहले लिखवा देते हो फिर कटवा देते हो, तो काम का नहीं ना कोई भी चीज़, फालतू की चीज़ें। इतना तक कि यूपीएससी अगर पूछने लगेगी तब तो फिर यूपीएससी नहीं रहेगी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना वित्त मंत्रालय द्वारा अनाउंस की गई है, इकोनॉमी को बूस्ट करना। आपसे बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी, ठीक है, तो आप इसको मत याद रखिए आत्मनिर्भर वाला। हाँ, ये थोड़ा यहाँ पे तथ्य ये है कि नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंटेंसिव देना। लाभार्थी वो जो नए रोजगार की तलाश में हो, साथ ही जिनकी आय 15,000 रुपये मासिक से कम होगी, मतलब जो लोग नया रोजगार चाहते हैं और उनको 15,000 से कम रुपए में गुजारा चल जाएगा, तो उनको रोजगार देने की एक ये पहल है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हैदरपुर वेटलैंड, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा हैदरपुर वेटलैंड कहाँ है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। यूपी के 5 जिलों में विस्तृत है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। IAEA काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसे एटम्स ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन मैंने कई बार पूछा है। 1957 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में, इंडिया इसका संस्थापक मेंबर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपको याद रखनी, भूलना नहीं है, ठीक है। INS वजीर क्या है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये फालतू की चीज़ें हैं। प्रोजेक्ट 75 बस आपको पता होना चाहिए कि सबमरीन के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसमें हमने 6 सबमरीन बनानी है, चाहे वो INS कलवरी हो, INS खांडेरी हो, INS करंज हो, ठीक है। तो ये सब उसी से रिलेटेड है। और वेला, वजीर और वाक्सीर, आपसे हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछते कि वेला, वजीर, वाक्सीर, है ना, करंज, ये क्या हैं, चर्चा में रही। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन, है ना, तो आप बता देना सबमरीन है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा।
स्ट्रीट बबल नेक्स्ट फ्रॉग, ये भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं पढ़ना है। न्यूमोनिया एवं डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट 2020 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर के द्वारा। इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूमोनिया पे क्वेश्चन आ सकता है, डायरिया पे। न्यूमोनिया पे हालांकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो डायरिया पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत ने 90% गोल अचीव कर लिया, 5 में से 3 वैक्सीन में रोटा वायरस का कवरेज बढ़ गया है, ठीक है, डायरिया के लिए होता है। इम्यूनाइजेशन भी बढ़ गया है, ट्रीटमेंट डायरिया का अभी 51% ही बच्चों को मिल पाता है, ठीक है, ये बच्चों में बीमारी होती है। ORS का 20% ही मिल पाता है। रोटा वायरस डायरिया के लिए एक वो है, दवा है, वैक्सीन है, दवा नहीं सॉरी वैक्सीन है, ठीक है। न्यूमोनिया जो होता है वो लंग्स को इन्फेक्ट करता है, वायरस, बैक्टीरिया व फंगस तीनों के कारण हो सकता है, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि आपको क्रम लगाने को दे देगा, डायरिया वायरस से बीमारी होती है ना, न्यूमोनिया फंगस से होती है, तो आप बता देना दोनों के दोनों सही हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ नहीं याद रखना है। सफ़र क्या है? सफ़र एक तरीके का पूरे नाम से ही समझ जाओगे, सिस्टम ऑफ द एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन क्या पूछा, स्वयं के बारे में, तो आपको ऐसे ही दे देगा, हाल ही में चर्चा में रहा सफ़र क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्रालय की एक पहल, तो गलत हो जाएगा, है ना। हालांकि सफ़र गाड़ी भी है ना, लग्जरीज चलती हैं गाड़ियाँ इसकी, ठीक है, आपने देखा होगा रोड वगैरह में। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये याद रख लेना कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को मापने के लिए जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हो PM1 2.5, PM10 ओजोन, CO, NOx यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन, काला कार्बन, बेंजीन, मरकरी, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये वाला ज़रूर आप याद रखना, एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन शामिल है, 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। यूपीएससी हमेशा इस पे क्वेश्चन पूछती है, बस आपको एक याद रखना है कि CO2 इसमें नहीं है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बल्कि CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। PM10 है, PM10 का मतलब पर्टिकुलर मैटर। और अगर आपने देखो ये एनवायरमेंट में लिखा है तो फिर मत लिखो, मतलब इतनी बार मत लिखो कि दिमाग बिल्कुल वो हो जाए, है ना, वो तो मेरी मजबूरी है कि मुझे कवर कराना पड़ता है। PM 2.5 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड, ये इसमें शामिल हैं। बाकी आपको इसमें नहीं पढ़ना है। FDSS आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, FDSS क्या है आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। FCRA रूल बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ये हमेशा अमेंडमेंट होता रहता है, तो ये करंट का पोर्शन हो जाता है, अभी हमें इसको किसी भी तरीके से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं, पढ़ाई देते हैं आपको ताकि आपको याद हो जाए, नहीं तो कहोगे सर इसको भी आपने हटा दिया, हो सकता है कुछ बातें चेंज हों, है ना। देख लीजिए, FCRA पूरा नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। जैसे आप देखते होंगे कि मान लो जैसे हमने श्री IAS एकेडमी खोली है, कोई NRI है, वो चाहता है कि हमारी एकेडमी में पैसा इन्वेस्ट करे, तो उसके लिए हमें FCRA रूल को फॉलो करना पड़ेगा। होम मिनिस्ट्री ने इसको संशोधित किया, 1976 में आया था, 2010 में इसे अमेंड किया गया। अमेंड करने के बाद इसमें कौन कौन से प्रोविजन आए उनको देख लेते हैं कि कोई भी किसान, स्टूडेंट, धार्मिक व अन्य संघ जो सीधे सीधे किसी राजनीतिक पार्टी से अलाइन नहीं है, वो विदेशी चंदा प्राप्त कर सकता है, मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं होना चाहिए, वो चंदा ले सकता है। राजनीतिक पार्टियां चंदा नहीं ले सकती हैं, जैसे अभी आपने केजरीवाल सरकार को देखा होगा, तो उस पर FCRA के तहत ही कार्रवाई की गई थी, ठीक है। कोई भी संगठन जो खुद को FCRA के तहत रजिस्टर करता है, तो उसके लिए जरूरी होगा कि वो कम से कम 3 वर्ष से काम कर रही हो, साथ ही उसने सामाजिक क्षेत्र में कम से कम 15 लाख रुपए खर्च किए हों किसी भी रूप में, तब अनुमति मिलेगी FCRA के अंतर्गत। यहाँ पे आपको क्वेश्चन घुमा देगा, 3 वर्ष की जगह 6 वर्ष दे देगा, 15 लाख की जगह पे 30 लाख दे देगा, 15,000 दे देगा, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे जो खास बात है, कुछ अपवाद हैं, जैसे कोई व्यक्ति केंद्र सरकार व राज्य सरकार को रन कर रहा हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति NGO को पैसा देता है तो लेटर ऑफ कमिटमेंट भेजेगा कि कितना पैसा वो दे रहा है, किस उद्देश्य से दे रहा है। FCRA के अंतर्गत सभी एसोसिएशन, ग्रुप, NGO ये सब पे एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि आप कोई एसोसिएशन बना लिए तो आप पे FCRA की जो गाइडलाइन है, जो रूल्स हैं, वो ऑब्लिक नहीं होंगे, सबके सब ऑब्लिक होंगे, ठीक है। कुछ प्रतिबंध हैं, जैसे कोई लेजिस्लेचर है, पॉलिटिकल पार्टीज है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जज है, मीडिया पर्सन है, ये सब पैसा नहीं ले सकते। यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने बोला ना, जैसे कोई व्यक्ति केंद्र सरकार व राज्य सरकार को रन कर रहा है तो वो इसमें पैसा नहीं ले सकता है, ठीक है, ये उसी चीज़ को लेकर बात है।
जो मैंने नीचे आपको बता दिया, लेजिस्लेचर मतलब विधायिका को लेकर, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड, आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद नहीं रखना है। स्वर्ण जयंती फेलोशिप आपको नहीं याद रखना है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा। पैसे वाले क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती है। क्यूआर सैम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, सैम का मतलब होता है सरफेस टू एयर मिसाइल। डीआरडीओ के द्वारा जारी किया गया, स्वदेशी है। प्रोटेक्टिव शील्ड आर्मी काफिला, ये आपको नहीं याद रखना, बस ये याद रखना है कि हाल ही में चर्चा में रही जो क्यूआर सैम मिसाइल है किसकी है, डीआरडीओ की है, स्वदेशी है। हालांकि पूछेगा भी नहीं बट आपको पता होना चाहिए। बिरसा मुंडा के बारे में, झारखंड के थे, इन्हें धरती अब्बा या अर्थ फादर के नाम से जाना जाता था। उल गुलान पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा ही है कि महान हलचल इनके आंदोलन की थीम थी। और आपने देखा होगा, ये मैं करंट कप का आपको पढ़ा रहा हूँ 2020 का, और 2020 में क्वेश्चन पूछा था, सोच सकते हो, ठीक है। और उसी वर्ड पे क्वेश्चन आया है। छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट 1900 एक्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, मतलब ये एक्ट आया था तो उसी का विरोध किया था। सीएम के बारे में, राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, डायरेक्ट कोई इसका चुनाव नहीं होता। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, है ना। कोई विधानमंडल का जो मुख्य सदस्य होता है उसी को सीएम चुन दिया जाता है। आरसीईपी के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया अब इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो आप सॉरी, हाँ, आरसीईपी का इंडिया इस समय मेंबर नहीं है, ठीक है। तो बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत ही नहीं है किसी भी तरीके का। फिर बात आती है ट्रिस्टेनो दी कुना अटलांटिक ओशियन में है, यूके की ओवरसीज टेरिटरी है। ट्रिस्टान द कुना, आपको एक बार हम लोकेशन दिखा देते हैं ताकि आप भूलें ना। ट्रिस्टान, हाँ ये देखो, सेंट हेलेना के पास में, समझ गए, ये अटलांटिक के पास में टेरिटरी है, छोटा सा आइलैंड। आप देख सकते हो कितना अच्छा बना हुआ है यहाँ पे, ये देखो ऐसा चित्र बना हुआ है, मतलब बहुत पुरानी पिक्चर है। सोच सकते हो कोई यहाँ पे नहीं जाता है ना। मतलब बताओ ये लोग कैसे यहाँ पे रहते होंगे, कैसे इनको सारी चीज़ें मिलती होंगी। अच्छा यहाँ पे देखो ये ज्वालामुखी है ना, ये देखो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, ये देखो है पहाड़ी क्षेत्र है ट्रिस्टानो दी कुना, समझ गए। पक्का यहाँ पे मिनरल्स वगैरह होंगे, इसीलिए बेचारे अंग्रेज यहाँ पे पड़े रहते हैं, है ना। तो ये इतनी चीज़ें आपने देख लिया। चलो अब अगला देखते हैं। यहाँ पे लोनार लेक व सूर सरोवर रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई यहाँ पे, जो कि मेलाघाट टाइगर रिजर्व के पास है। महाराष्ट्र की दूसरी रामसर साइट है नंदौर महादेश्वर बर्ड सेंचुरी के पास, मतलब नंदौर महादेश्वर बर्ड सेंचुरी भी महाराष्ट्र में है, मेलाघाट टाइगर रिजर्व भी महाराष्ट्र में है। सूर सरोवर लेक, इसे कीथम लेक के नाम से जानते हैं, यमुना नदी आगरा यूपी में है, ठीक है। रामसर कन्वेंशन में दोनों शामिल हैं। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड रामसर साइट के अंतर्गत ही है, जिसमें अभी भारत की केवल 2 साइट हैं, जैसे लोकाटक मणिपुर की और केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान का है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। टेक्निकल रेसेशन आपको बिल्कुल भी नहीं याद रखना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। एरियल स्पेस मिशन आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर बात आती है आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। जैन धर्म पे इंपॉर्टेंट है, वो पूछेगा तो वो बताएंगे आपको। ब्रिक्स समिट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 5 देश, शुरू में 4 अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ, मतलब शुरू में 4 कंट्री थे, ब्रिक थे, बाद में अफ्रीका आया, यानी कि अफ्रीका संस्थापक सदस्य नहीं है। और 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था रसिया में, मतलब अभी का हाल का है। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसी का है, किस डिक्लेरेशन के अंतर्गत, फोर्ट लेजर डिक्लेरेशन के अंतर्गत। बाकी आपसे ये जीडीपी वगैरह ड्रामा नहीं पूछता यूपीएससी, तो आपको इसे याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ईस्ट एशिया समिट 2005 में गठित हुआ था, 18 देश इसमें शामिल हैं, इंडिया इसका मेंबर है, यानी कि 10 आसियान के, 5 आरसीईपी के, 3 अदर्स, ठीक है, यानी कि यूएसए भी इसमें शामिल है। आप ये देख सकते हो देश सारे कि भारत इनका संस्थापक सदस्य है। अब ये देखो 10 आसियान के मेंबर हैं, तो आपको आसियान के सारे मेंबर पता होने चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, ठीक है, कई बार हमने आपको पढ़ाया भी है। थाईलैंड एंड वियतनाम, तो ये हो गई यहाँ पे कंट्री। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये आरसीईपी के मेंबर। आरसीईपी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था मेंबर को लेके 2018 में ही, ठीक है। तो बाकी इसमें कौन मेंबर ऐड हुए, रसिया और यूएसए और इंडिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 2011 के हिसाब से मतलब पूरे के पूरे ये इतने मेंबर ईस्ट एशिया समिट के हो गए।
ठीक है, बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। किन एरिया पे फोकस करता है, ये बहुत आसान होता है, ये आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, चेयरमैनशिप केवल आसियान के सदस्य देशों को मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मतलब ईस्ट एशिया जो समिट है उसमें इंडिया चेयरमैनशिप इंडिया को नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना है। आसियान के समिट के बाद ही ईस्ट एशिया का समिट होता है। एक बार यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से भारत किस संगठन का सदस्य है और ईस्ट एशिया समिट दिया हुआ था, तो उसी पे आपको टिक लगाना था। ठीक है, बाकी आपको ये कुछ भी नहीं याद रखना है। केरल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। संसद का सत्र ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है इंडियन पॉलिटी में भी और अगस्त के करंट अफेयर्स में भी कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुला सकता है, जिसको बोलते हैं आहूत करना। ठीक है, भारत में 3 सत्र होते हैं, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है तीनों सत्रों के बारे में, बस इतना कहा गया कि हाँ 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। यूएन पीस कीपिंग फोर्स पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस पता होना चाहिए कि ब्लू हेलमेट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और इंडिया 5वां स्थान है इसमें अपनी कंट्रीब्यूट करने का, भारत बांग्लादेश फर्स्ट स्थान पे। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इतनी बातें आपकी हो गई। ब्लू हेलमेट कहा जाता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। एडिशनल जज हाई कोर्ट में कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, 2 वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं नियुक्त होते हैं। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। ठीक, आर्टिकल 32 आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। संवैधानिक उपचार आपको पता है, संवैधानिक उपचार को भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा 5 तरीके की रिट होती हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण ही केवल एक ऐसी रिट है जो व्यक्तिगत व सार्वजनिक दोनों तरीके पर जारी की जाती है, बाकी कोई ऐसी नहीं है। ठीक है, चाहे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो, प्रतिषेध हो, उत्प्रेषण हो, अधिकार परीक्षा हो और बताइए परमादेश, ये 5 रिट होती हैं। और एक और बात आपने पढ़ा था पॉलिटी में, लिखना नहीं है, आप लोगों को याद है, पढ़ चुके हो। ठीक है, कि जो रिट अधिकारिता क्षेत्र वो सुप्रीम कोर्ट का सीमित है, जबकि हाई कोर्ट का ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के लिए जारी कर सकती है, हाई कोर्ट फंडामेंटल के अलावा भी जारी कर सकती है। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। गोपाल कृष्ण समिति इंपॉर्टेंट है, नॉन पर्सनल डाटा से रिलेटेड है, आपको क्वेश्चन दे देगा कि हायर एजुकेशन की स्टडी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। फिर आता है ब्रू ट्राइब, ऑलरेडी मैंने अभी कल ही आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ब्रू ट्राइब ये रियांग के नाम से जानी जाती है, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मिजोरम में पाई जाती है, लेकिन मोटे तौर पे ऑप्शन में आपको त्रिपुरा ही लगाना है। ठीक है, होदागिरी डांस कहाँ का है, त्रिपुरा का, ब्रू कम्युनिटी के द्वारा, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीवीटीजी में शामिल है, पीवीटीजी कितनी है 75। अब ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा, 2018 में पूछा जा चुका है, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा कि किन किन को पीवीटीजी दिया जा सकता है। तो मैंने क्राइटेरिया बताया था कि परंपरागत कृषि हो, उनकी आजीविका के साधन उतने उन्नत ना हो, वो पिछड़े हुए हों, वर्तमान में इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी ना हो मॉडर्न से। ठीक है, तो ये बातें होती हैं। अथिरापल्ली हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ का है, तो आप बता देना साहब परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है वो केरल राज्य का है। ठीक है, अगला है इंडिया फर्स्ट ग्रीन एनर्जी कन्वर्जन प्रोजेक्ट, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीबी क्या वायरस से होता है, बिल्कुल भी नहीं, टीबी जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, मानव से मानव में संक्रमण होता है, ट्रीटेबल है, संभव है, इसका इलाज 6 माह का कोर्स होता है। ठीक है, और मैंने इसके बारे में आपको कहानियाँ भी सुनाई थी, मेरे पापा जी को टीबी हो गया था, है ना, और उनको डॉक्टर डूडा से इलाज होता था, गवर्नमेंट लगभग 15 से 20 लाख रुपए एक पर्सन के ऊपर खर्च करती है डूडा के इलाज के माध्यम से, डॉट्स पक्के इलाज का पक्का वादा। तो मेरे पिताजी को इंजेक्शन लगते थे, लगभग एक दिन में 12, 13, 14 ऐसे इंजेक्शन लगते थे, और लगभग 10-10, 20-20 पत्ते उनको दवा खानी होती थी, लगभग 30-30, 40 टेबलेटें होती थी, तो वो नहीं खाते थे, फेंक देते थे। तो मैंने आपको बताया था, है ना, और उन्हीं के साथ क्योंकि मैं सोता हूँ पिताजी के साथ में, तो उनसे फिर मुझे भी हो गया था, और आज भी कभी कभी गर्मी वगैरह में ये चीज़ प्रॉब्लम करती है मुझे, खांसी वगैरह, गले में कफ वगैरह जमा हो जाता है, खैर ठीक ही हो जाएगा सब कुछ। तो ये है ट्रीटेबल है, संभव है, 6 माह का कोर्स होता है। बेडाक्लीन व डेलामाइन दवा इसके लिए उपलब्ध है, दवा है, ध्यान देना, वैक्सीन तो है ही, इसके लिए ड्रग भी बन गया, और ड्रग ही मतलब दिया गया, अगर वैक्सीन होती तो मैं ना ले लेता पहले ही, है ना, तो दवा है। MDR टीबी और XDR टीबी 2 तरीके की टीबी होती हैं, दुनिया का डेडलिस्ट इन्फेक्शन डिजीज है, मतलब इससे लोगों की मौत भी हो जाती है।
चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा। ठीक है, भारत 2025 तक एलिमिनेट करना चाहता है, WHO ने 2030 तक का गोल रखा है। ठीक है, बाकी आपको इसे याद नहीं रखना है। निश्चय इकोसिस्टम शुरू किया गया है और निश्चय पोषण भी शुरू किया गया है। इसमें क्या होता है कि जो टीबी के पेशेंट होते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, वास्तव में देखो टीबी होती क्यों है, टीबी होती तब है जब आप खाना नहीं खाते हैं टाइमली। ठीक है, और जब मतलब आपके अंदर वीकनेस आ जाती है, आप पौष्टिक भोजन नहीं लेते, समय से खाना नहीं खाते हैं, तो बॉडी में कमजोरी हो जाती है। और यही चीज़ मेरे साथ हुई थी जब मैं स्टडी करता था, मतलब रिसर्च वगैरह, तो दिन दिन हो जाते थे, रात रात हो जाती थी, खाना नहीं खाया तो नहीं खाया, है ना। तो वही बातें हैं। सक्षम प्रोजेक्ट टिस द्वारा टीबी के लिए, तो सक्षम प्रोजेक्ट याद रखना, निश्चय इकोसिस्टम याद रखना है, निश्चय पोर्टल याद रखना, ये सब टीबी से संबंधित हैं। ठीक है, चापारे वायरस आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, चापारे वायरस क्या है, किससे है, बिल्कुल भी आपको नहीं याद रखना है। हाँ, बस ये याद रखना चपेरे क्षेत्र कहाँ का है। जैसे टिगरे मैंने आपको भी पढ़ाया था ना, इथोपिया का है, तो उसी तरीके से चपेरे क्षेत्र कहाँ का है, बोलीविया का। तो ये आप याद रखना, एक बार दिखा देते हैं आपको चपेरे, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहे। चपेरे, ये देखो चपेरे क्षेत्र, ठीक है। बोलीविया, बोलीविया आपको पता है कि लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, ये चपेरे रीजन है यहाँ का। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। फिर बात आती है, कुछ भी नहीं याद रखना है कि किससे ट्रांसमिशन होता है, आपसे नहीं पूछेगा। परम सिद्धि एवं मिहिर, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था क्या, परम शिवाय, परम ब्रह्म, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी। प्रत्यूष, मिहिर, ये सब के सब सुपर कंप्यूटर हैं। बस आपको इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फुगाकू, फुगाकू जापान का दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है, आपको याद नहीं रखना है, आपसे नहीं पूछेगा। मिहिर जो है उसका उपयोग मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाएगा, आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, चाइना का तिहाउ लाइट, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब सुपर कंप्यूटर है, तो आपको बस पता होना चाहिए। सीडेक क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन देख लेना, इंडिया की ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है, मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। आपको यहीं पे क्वेश्चन घुमाएगा कि मिनिस्ट्री कोई दूसरी है, तो आप बता देना नहीं साहब, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसकी मिनिस्ट्री है। ठीक है, टीम हेलो इनिशिएटिव, यूएन का इनिशिएटिव है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कोविड-19 से वैक्सीन से रिलेटेड है, तो आपको नहीं याद रखना है। गुलियन बेरी सिंड्रोम, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल स्ट्रेटजी टू एक्सेलरेट द एलिमिनेशन ऑफ सर्विकल कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, मतलब महिलाओं में होने वाला एक तरीके का कैंसर है। आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन जागरूकता के लिए बस थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट पाया जाता है, 15 वर्ष तक की बच्चियों को दवा दी जाती है, यानी कि वैक्सीन दी जाती है, ताकि उनको ये ना हो। सर्विक्स महिलाओं के मतलब जो प्राइवेट पार्ट्स होता है, वेजिना, तो वहाँ पे मतलब ये इस तरीके का कैंसर होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि महिलाओं में स्तन कैंसर होता है, ठीक है, तो वैसा ही एज इट इज़ ये भी कैंसर है। ठीक है, जैसे पुरुषों में आपने देखा होगा मुँह में हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो तंबाकू, गुटखा, ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन जनसंख्या पे जब आएगा तो हम आपको उसको पढ़ाएंगे। अभी का जो मैंने जनवरी का साथ करंट किया है, उसमें जनसंख्या से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल दिए हैं, तो वहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, डुकानी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, दवा है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोवेव वेपन्स, आपको मैंने कल ही पढ़ाया था, ठीक है ना, कि इंडिया ने एक मिसाइल की शुरुआत की है। ठीक है, क्या नाम था उसका, संत, पढ़ाया था ना, तो वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। माइक्रोवेव वेपन से लड़ने के लिए एक प्रकार का एनर्जी वेपन है, जिसमें कुछ रेडिएशन जो होती हैं वो फोकस करके डाली जाती हैं किसी भी टारगेट के ऊपर, और वो रेडिएशन वाटर मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स को हीट कर देती, मतलब इंसान की बॉडी को गर्म कर देती, तो उसका दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे चाइना का माइक्रोवेव वेपन्स का नाम है पॉली WB1 और यूएसए का एक्टिव डेनाइल सिस्टम। तो आपसे क्वेश्चन ये जरूर पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा एक्टिव डेनाइल सिस्टम क्या है। ये एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है यूएसए की, ये इजराइल की एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है ना, ये रसिया का एक मतलब न्यू 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है इंटरकॉन्टिनेंटल। तो आप बता देना नहीं भाई साहब, एक तरीके का माइक्रोवेव वेपन है। ये आपको दे देगा पॉली WB1 क्या है, चर्चा में रहा है तो इम्पोर्टेंट है। और ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, आपको पता होना चाहिए। थर्ड पे क्वेश्चन पूछा था 2018 में। ठीक है,
तो बता देना PolyWV1 एक तरीके का माइक्रोवेव वेपन है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा नवंबर माह का करंट का पार्ट 2 भी कवर हो गया। अब हमारा केवल नवंबर माह के करंट अफेयर्स का कौन सा पार्ट बचा है, केवल तीसरा पार्ट, और उसको जब कवर कर लेंगे तो पूरा हमारा नवंबर कवर हो जाएगा। दिसंबर के माह में केवल 2 पार्ट हैं, वो भी हमारे कवर हो जाएंगे। और फिर जनवरी से जो आर्टिकल हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटेंस फोकस है, जिस पे आपके 10 अक्टूबर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। हमने उसकी PDF आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, अगर ना मिली हो तो आप दोबारा मैसेज करें, हम आपको दोबारा वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप हमारी बातें समझ के। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 के साथ नवंबर के। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।